हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने कुछ एक महाजनपदों की बात की थी, उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और हम 16 महाजनपदों की बात कर रहे थे और अति महत्वपूर्ण टॉपिक भी है जो एक तरह से हमें हर प्रकार के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देता है। लगभग फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के जितने भी एग्जाम हुए हैं, आरएस का जो भी एग्जाम हुआ है, इसके साथ साथ सिविल, रेलवे, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलते रहते हैं। हमने कंबोज की बात की, गांधार महाजनपद की बात की, इसके साथ साथ अपने रीट का क्वेश्चन था राजस्थान के महाजनपद के संदर्भ में मत्स्य की बात की, सूरसेन की बात की हमने। अब तक अवंती मालवा क्षेत्र में और सबसे पश्चिमी महाजनपदों में से भी एक था। सबसे दक्षिणतम महाजनपद अशमक की बात की। इसके अलावा गंगा घाटी में चेद्दी और वत्स, इन महाजनपदों की हमने बात की थी। आगे बढ़ते हैं और अगला अपना महाजनपद है कुरु। कुरु जो महाजनपद है वर्तमान दिल्ली, हरियाणा और हरियाणा के थानेश्वर के आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पे फैला हुआ महाजनपद था। कुरु की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ थी। कुरु का संबंध कौरव वंश से भी माना जाता है। कुरु जो महाजनपद है, इसके अलावा हमें जनपदों की सूची में एक पुरु जनपद भी मिलता है। जैसे सीटेट का क्वेश्चन था और हमने वैदिक काल में देखा भी था। पंचजनों में अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वश और पुरु। तो पुरु एक जनपद था जबकि कुरु एक महाजनपद है। एक तरह से इस बार फर्स्ट ग्रेड की एक लाइन भी थी जो गलत प्रस्तुत की गई थी। कुरु के बाद पांचाल महाजनपद और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वो पांचाल महाजनपद में आता था। और पांचाल महाजनपद की दो शाखाएं होती है। जैसे अवंती की दो शाखाएं थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, ठीक वैसे ही उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो दो शाखाएं। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है वो अहिच्छत्र आती है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ले आती है। यहां पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखें, राजस्थान जब पढ़ेंगे तो राजस्थान में सांभर या सपाद लक्ष्य की प्राचीनतम जो राजधानी है उसको अहिच्छत्रपुर कहा जाता है। तो अहिच्छत्रपुर जो है वो नागौर का नाम है। नागदुर्ग, नागाना भी कह दिया जाता है। तो अहिच्छत्रपुर जो है वो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी, जो नागौर के लिए प्रयुक्त शब्द है। जबकि यूपी का अहिच्छत्र जो है वो लोह सामग्री के साक्ष्यों के लिए प्रचलन में आता है, खासकर उत्तर वैदिक काल में। जैसे अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, ये लोह युगीन सामग्री के उत्खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र था और अहिच्छत्रपुर शब्द राजस्थान में हम नागौर के संदर्भ में यूज करते हैं। द्रौपदी जो है उसका नाम पांचाली भी होता है महाभारत में, और ये द्रुपद की पुत्री होती है। तो महाभारत काल में यहाँ का शासक जो है वो द्रुपद था। एक और महत्वपूर्ण बात, जब उत्तर वैदिक काल में जनपदों की बात कर रहे थे तब हमने ये लिखा कि शतपथ ब्राह्मण में पांचाल को सर्वश्रेष्ठ जनपद बताया गया है। जबकि ऋग्वैदिक काल में हमने बात की कि सर्वश्रेष्ठ जन जो था, सबसे बड़ी इकाई जन, वो भरत था, जो जनपद में परिवर्तित हुआ उत्तर वैदिक काल में, तो वो पांचाल था। और यहाँ पे मगध जो है वो एक तरह से सर्वश्रेष्ठ महाजनपद बन जाता है। प्रारंभिक काल में काशी सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदों में से एक था। तो पांचाल और कुरु की हमने बात की। इससे आगे बढ़ते हैं हम और अगली 16 महाजनपदों में बात कर लेते हैं। वर्तमान वाराणसी के आसपास का जो महाजनपद था काशी महाजनपद था। और काशी महाजनपद काशी के आसपास का ही क्षेत्र था, यूपी में इसके आसपास का क्षेत्र फैला हुआ। एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस का, जिसमें प्रारंभिक महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभिक महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद काशी था
और बाद में ये स्थान मगध ने ले लिया। बहुत सारे उसके कारण जिम्मेदार थे। काशी जो है उसकी राजधानी आती है वाराणसी, और ये दो नदियों के नाम से मिलकर बना हुआ शब्द है। वरुणा और असी नदियों के नाम से वाराणसी बना है। काशी के संदर्भ में और इंपॉर्टेंट बात पूछी जा सकती है, काशी संस्कृत शिक्षा का भी मुख्य केंद्र था। जैसे दक्षिण भारत में हम कांची की बात करते हैं, जो एक तरह से पल्लवों की राजधानी थी, तो कांची भी संस्कृत शिक्षा का केंद्र, काशी भी संस्कृत शिक्षा के अध्ययन का मुख्य केंद्र होता है। इसके अलावा काशी में संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी, संगीत शिक्षा का मुख्य केंद्र भी था। प्राचीन काल में व्यापारिक दृष्टि से खासकर सूती और रेशमी वस्त्रों का मुख्य व्यापारिक केंद्र भी काशी होता है। इसको बनारस भी कहा जाता है, इसको वाराणसी भी कहा जाता है, मोक्ष की नगरी भी है एक तरह से। तो काशी महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में, और इसकी राजधानी वाराणसी वरुणा और असी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रारंभिक काल में व्यापार का भी एक मुख्य केंद्र, संगीत शिक्षा का भी एक मुख्य केंद्र था। काशी के साथ साथ कौशल, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक तरह से बरेली बदायूं के आसपास का जो क्षेत्र, अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है, वो कौशल महाजनपद में पड़ता था। और कौशल महाजनपद दो भागों में बटा हुआ था। जैसे अवंती भी दो भागों में, पांचाल भी दो भागों में, और कौशल भी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती आती है, और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती, और कुछ ग्रंथ हमें अयोध्या भी देते हैं। तो कौशल, उत्तरी कौशल एक शाखा जिसकी राजधानी श्रावस्ती, जिसको वर्तमान में सहेत महेत भी कह दिया जाता है, अचिरावती या राप्ती नदी के किनारे अवस्थित एक महत्वपूर्ण केंद्र। और श्रावस्ती के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बात करें तो महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ एक तरह से प्रसिद्ध स्थल है। बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास यहीं पे व्यतीत किए थे, बुद्ध ने सबसे ज्यादा अनुयायी यहीं पे बनाए थे, बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को यहीं पे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। श्रावस्ती जो है वो आजीवक धर्म का मुख्य केंद्र भी था। जो मकलीपुत गोशाल है, आजीवक धर्म के संस्थापक, उनका भी मुख्य केंद्र श्रावस्ती होता है। श्रावस्ती में बौद्ध विहार भी बनाए जाते हैं एक तरह से बौद्ध भिक्षुओं के लिए। इसी कौशल महाजनपद में ही महत्वपूर्ण नगरी थी सरयू नदी के किनारे अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि जो मानी जाती है। तो अयोध्या कौशल महाजनपद में पड़ता है। श्रावस्ती के संदर्भ में बार बार हमें बुद्ध के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, सबसे ज्यादा वर्षावास कहाँ व्यतीत किए। तो अगर महाजनपद पूछा जाता है तो कौशल करेंगे, और अगर स्थान पूछा जाता है तो श्रावस्ती करेंगे। कौशल का शासक जो है वो प्रसेनजीत था, और इसका मगध के अजात शत्रु से युद्ध संघर्ष चलता रहता था। और ऐसा माना जाता है कि एक बार प्रसेनजीत जीत जाता है और दूसरी बार अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर दिया था। यही कारण था कि प्रसेनजीत ने संधि की और काशी को फिर से एक तरह से दहेज के रूप में अजात शत्रु को सौंप दिया था, और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजात शत्रु के साथ कर दिया गया था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के समय एक तरह से। तो प्रसेनजीत अजात शत्रु के समकालीन, और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रसेनजीत जो है वो बुद्ध का शिष्य भी था। तो बुद्ध के समकालीन ही था अजात शत्रु भी, अर्थात बुद्ध की मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु ने आयोजित की थी अपनी राजधानी राजगृह में। तो प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन हुए। कौशल एक महत्वपूर्ण जनपद महाजनपद हम मान सकते हैं, और काशी का पड़ोसी महाजनपद भी था। कालांतर में मगध में इसका विलय हो जाता है। कौशल महाजनपद के बाद हम बात कर लेते हैं सबसे पूर्वी महाजनपद अंग की। तो सबसे पूर्व का महाजनपद पूछा जाए तो एक तरह से अंग महाजनपद है। वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में विस्तृत महाजनपद था। हालांकि ये लगता मैप में देखने से बिहार में ही है, बंगाल में ही है, लेकिन महाजनपद जो है उसकी अवस्थिति बिहार में थी, अंग महाजनपद। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसको मालिनी भी साहित्यिक ग्रंथों में कहा गया है। इसके बारे में हमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद कौन सा है, तो अंग महाजनपद सबसे पूर्व में था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंपा जो है बुद्धकालीन 6 बड़े महानगरों में से एक था,
जो बुद्ध के समय 60 बड़े नगर थे, उनमें 6 बड़े नगरों में से चंपा का स्थान आता है। राजगृह भी उनमें से था, कौशाम्बी भी था। और चंपा जो है वो राजगृह के रहने वाले वास्तुकार महागोविंद ने डिजाइन किया था। तो इसके वास्तुकार आते हैं महागोविंद। यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था और उसने बिंबिसार के पिता को बद्दीये को पराजित किया था। तो मगध के शासक बद्दीये को ब्रह्मदत्त ने पराजित किया। कालांतर में बिंबिसार ने अंग का विलय मगध में कर लिया था और अंग का उपराजा बनाया था अजातशत्रु को। अर्थात अजातशत्रु अंग का एक तरह से गवर्नर कह सकते हैं और अंग का विलय मगध साम्राज्य में हुआ था। मगध की प्रारंभिक विस्तारवादी नीति का एक प्रतीक था। आगे बढ़ते हैं। अंग के साथ साथ अगला महाजनपद जो है वो मगध, उसकी अलग से भी बात करेंगे हम मगध की। यहाँ पे थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं। मगध महाजनपद वर्तमान बिहार के पटना के आसपास क्षेत्रों में विस्तृत महाजनपद था। काशी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो मगध का स्थान आता है। शक्तिशाली महाजनपद प्रारंभिक समय में जो स्थान काशी का था, बाद में मगध ने वो स्थान ले लिया एक तरह से। और कालांतर में अगले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि मगध के शक्तिशाली होने के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे शासक जो है वो योगदान देते हैं। बहुत सारी लोहे की खानें हैं जो हथियारों के रूप में योगदान दे रही थी। हाथियों को सेना में एक तरह से बहुत व्यापक स्तर पर भर्ती किया जाता है, यूज किया जाता है। तो मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बना अन्य सभी महाजनपदों में। मगध की राजधानी जो है वो राजगृह। पहले मगध की राजधानी एक तरह से बृहद्रथ वंश के समय देखते हैं कि कुशावती थी और उसके बाद कुशाग्रपुर, उसी का नाम बाद में कालांतर में राजगृह, और कुछ विद्वान राजगृह को अलग एक तरह से राजधानी भी बताते हैं। शिशुनाग वंश के समय राजधानी वैशाली थी और उसके बाद नंदों के और मौर्यों के समय राजधानी पाटलिपुत्र ये बन गई। तो एक साथ बहुत सारी राजधानियां एक के बाद एक वंशों और शासकों के समय बनती है। मुख्य राजधानी जो है वो मगध की राजगृह थी। जब उत्तर वैदिक संस्कृति का पूर्व में विस्तार हो रहा था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार हो रहा था, उस समय जो मगध है वहां पे हम देखते हैं कि गंडक आर्यों की पूर्वी सीमा हो जाती है, जिसको सदानीरा कहा गया है। तो अथर्व वेद में मगध के लोगों को व्रात्य भी कहा गया था, अर्थात निम्न कुल का, नीच कुल का कहा गया था। अंग और मगध को आर्य सीमा से बाहर रखा गया था। यही कारण है कि कालांतर में मगध और अंग ने एक तरह से जवाब दिया था और जितने भी आर्य प्रदेश में फैले हुए जो महाजनपद थे उनका सबका एक के बाद एक विलय मगध में कर लिया गया था। यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण शासकों में से कुछ एक वंशों की भी बात करेंगे आगे हम। शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, धनानंद, बाद में मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक एक तरह से इसी मगध के ही आधार पर एक तरह से प्रसिद्ध हुए। मगध शक्तिशाली महाजनपदों के साथ साथ हम ये भी लाइन कह सकते हैं कि अथर्ववेद में यहाँ के लोगों को व्रात्य निम्न कुल का बताया गया है। आर्य सीमा से इसको बाहर रखा गया था। दो महाजनपद जो है वो इन सभी महाजनपदों में गणतांत्रिक प्रणाली पे आधारित थे। अब तक जितने भी महाजनपदों की हमने बात की वो सारे के सारे महाजनपद राजतंत्रात्मक व्यवस्था पे आधारित थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे और नेपाल और बिहार की सीमा पर दो महाजनपद अवस्थित होते हैं जो गणराज्य भी थे। एक तरह से बौद्ध संघ की गणतांत्रिक प्रणाली के आधार पर भी हम कह सकते हैं। कुल 10 गणराज्यों का उल्लेख हमें मिलता है। ये फर्स्ट ग्रेड का भी क्वेश्चन था। तो अगला महाजनपद वज्जी महाजनपद है जो बिहार और नेपाल की सीमा पर विस्तृत महाजनपद था। और वज्जी महाजनपद में कुल 8 गणराज्य थे। ये भी अपने को फर्स्ट ग्रेड की एक लाइन थी, पिछली बार सब्जेक्ट में हिस्ट्री में पूछा गया था। कुल गणराज्य पूछे गए। कुल गणराज्य अगर पूछे जाते हैं तो 10 हैं। वज्जी संघ के गणराज्यों की बात करें तो 8 वज्जी संघ के, जिसमें देखें सबसे प्रसिद्ध वैशाली के लिच्छवी अपने आप को उच्च कुल मानता था, लिच्छवी वंश। और एक तरह से हम देखते हैं कि कालांतर में गुप्त काल में समुद्रगुप्त भी अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता है। लिच्छवी शासक चेटक की बहन होती है महावीर की माता त्रिशला।
लिच्छवी शासक चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह जो है वो बिंबिसार से किया था। तो बिंबिसार और महावीर एक तरह से रिश्तेदार हुए। तो लिच्छवी अपने आप को उच्च कुल का, मध्यकाल में हम देखते हैं कि फारस का अफरासिया वंश जो है अपने आप को उच्च कुल का बताता था, ठीक वैसे ही तो वैशाली के लिच्छवी आते हैं। इसके अलावा कपिलवस्तु के शाक्य, और हमने ये भी देखा कि महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य गोत्र या शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके अलावा हम देखते हैं कि इसमें मिथिला के विदेह, मिथिला जिसको जनकपुरी भी कहा जा रहा है, और अजातशत्रु वैदेही पुत्र भी था। तो मिथिला के विदेह आते हैं, जनक का संबंध इससे जोड़ा जाता है। इसके अलावा केशपुत्र का कलाम वंश एक तरह से, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब के संदर्भ में नहीं है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम का संबंध जो है वो केशपुत्र के कलाम से संबंधित था। इसके अलावा हमें वैट द्वीप के ब्राह्मण भी मिलते हैं, ये एक ब्राह्मण कुल था। पिपलीवन के मौर्य, इसके अलावा रामग्राम के कोलिये और सुमसुमार गिरी के भग। बहुत सारे विद्वान जो है मौर्य वंश का संबंध पिपलीवन के मौर्यों से भी जोड़ते हैं। इनमें बहुत सारे जो गणराज्य थे, एक तरह से हम कहते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद ज्यादातर गणराज्यों ने अपने यहाँ बुद्ध की अस्थियों पर एक तरह से स्तूप का निर्माण भी करवाया था। लगभग गणराज्य बुद्ध के अनुयायी थे। तो यहाँ गणतांत्रिक प्रणाली थी, बहुत सारे एक तरह से राजा मिलकर शासन चलाते थे। ये 8 लगभग गणराज्य, इनमें एक नाम जो है कई बार अलग भी दे दिया जाता है, थोड़ा सा ऑथेंटिक मैंने लिखा है। वज्जी संघ में 8 गणराज्य थे और मलों की 2 शाखाएं थी। मलों की 2 शाखाएं, एक पावापुरी के मल और एक कुशी नारा जो आधुनिक कसिया है देवरिया में, इसको पावापुरी या पडरोना भी कह दिया जाता है। तो मल महाजनपद का संबंध 2 शाखाओं से हैं, 2 गणराज्य हैं। टोटल 8 और कुल गणराज्यों की बात करें तो 10 गणराज्य हो गए। एक तरह से मलों में दोनों का संबंध जो है शाखाओं का अति महत्वपूर्ण रहेगा। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी, तो महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी माना जाता है, जबकि बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अंतिम एक तरह से चुंद लोहार के यहाँ शुक्र मार्दव उसने ग्रहण किया था, सुबज को उपदेश दिया था। तो बुद्ध का मृत्यु स्थल, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल जो है वो कुशीनगर में था। तो बुद्ध का जन्म स्थल वज्जी संघ में अपन देखते हैं कपिलवस्तु शाक्यों में, और मृत्यु स्थल मल्लों के यहाँ कुशीनगर में। 2 महाजनपद जो है वो गणतांत्रिक प्रणाली पे आधारित थे, गणराज्य परंपरा थी। टोटल गणराज्य पूछे गए हैं 10, वज्जी संघ के पूछे जाएं तो 8, मल के पूछे जाएं तो 2, और कुल 10। हमें तीनों क्वेश्चन कहीं न कहीं फर्स्ट ग्रेड में मिले हैं, एक साथ भी मिले हैं। अब इन गणराज्यों में एक और विशेष बात कर लेते हैं। कुल 16 महाजनपदों में 14 महाजनपदों में राजतंत्र प्रणाली प्रचलित थी और 2 महाजनपदों में गणतंत्र प्रणाली का प्रचलन था। इसके साथ साथ 3 महाजनपद ऐसे थे जो 2-2 शाखाएं थी, अर्थात 3 महाजनपदों में 2-2 राजधानियां मिलती है हमें एक तरह से। एक हमने लिखा कौशल की 2 राजधानियां थी, पांचाल की 2 राजधानियां थी और अवंती की 2 राजधानियां थी। अवंती की उज्जैनी और माहिष्मती मिलती है, कौशल की श्रावस्ती और हमने कुशावती लिखा, पांचाल का अहिछत्र और कांपिले। तो 3 महाजनपद ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानियां थी। इसको गंगा घाटी का नगरीकरण भी कहा जाता है। प्राचीन भारतीय नगरों का पतन राम शरण शर्मा ने पुस्तक भी लिखी है। तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो नगर है, महाजनपद हैं, महाजनपदों की राजधानियां ये गंगा घाटी में। तो कुल 10 जो महाजनपद हैं
इनकी स्थिति गंगा घाटी में मानी जाती है। 16 महाजनपदों में से 6 महाजनपदों की अवस्थिति जो है वो गंगा घाटी से बाहर मानी जाती है सामान्यतः। तो यहां से हमें बहुत सारे क्वेश्चन महाजनपद के संदर्भ में मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रीड के संदर्भ में हम बात करेंगे, भारतीय समाज, संस्कार और परिवार के संदर्भ में। मगध साम्राज्य की बात बाद में करेंगे, क्योंकि ये खासकर एसएससी, रेलवे और अन्य जो एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीड की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो थोड़ा सा रीड को फोकस्ड करते हुए अगले टॉपिक की बात करेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।